नमस्कार साथियों, मेरा नाम आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और यहां पर आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ओके, तो हम इसको पूरा प्रूफ भी करेंगे और साथ साथ में हम इसमें देखेंगे कि आपका ये क्वेश्चन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ साथ में ये जो पूरी पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है इसको आप हाथों हाथ अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख ले करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का जो ये नियम है ये क्या कहता है। किसी गतिमान कण का रेखीय संवेग उस कण के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो रेखीय संवेग होता है P वो क्या होता है m इंटू वी। अब यहाँ पर एम क्या है, हमारा द्रव्यमान है, और जो वी क्या है, ये हमारा वेग है। ओके, तो आप जानते ही होंगे P इज इक्वल टू एम वी। हमने 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में खूब पढ़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पता भी होगा। तो हम डायरेक्ट नियम के बारे में चर्चा कर लिया करते हैं। हम आ जाया करते हैं वो नीचे, और यहाँ पर आप इसको हाथ उतार कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पर नियम आप देख सकते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल का परिणामी बल 0 होता है तो क्या कह रहा है, ये कोई निकाय है और उस समय लगने वाला जो बाह्य बल है, ओके, किसी निकाय पर बाह्य लगने वाला बल, ठीक, कोई निकाय हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है, उसका जो बाह्य बल लग रहा है उसका परिणाम क्या है, परिणाम बल 0 है। ओके, तो निकाय पर संपूर्ण रेखिक संवेग जो होगा वो नियत रहेगा, यानी कि उसका जो रेखिक संवेग होगा वो नियत यानी कांस्टेंट रहेगा। सिद्ध करना है हमको इसको, मान लीजिए, तो हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि इन कणों से मिलकर एक निकाय बना है, ठीक है। एन कण है, उसमें जिसके द्रव्यमान क्या है m1 m2 m3 और ऐसे सो ऑन। तो m1 m2 m3 ऐसे आगे है बहुत सारे हमारे कण होते हैं एक निकाय के अंदर, आपको पता ही होगा। तथा वेग की क्या उनका v1 v2 v3 ऐसे सो ऑन, तो ये है। तो संपूर्ण निकाय का रेखिक संवेग P इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे सबका यही होगा। और इसके साथ में इसके इज इक्वल टू आपको करना है, तो क्या होता है P होता है हमारा mv। तो P1 के लिए हम क्या लिखेंगे, m1 v1, P2 के लिए क्या लिखेंगे हम m2 v2, और P3 के लिए हम क्या लिखेंगे m3 v3। ओके, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम देख लिया करते हैं निकाय का जो प्रत्येक कण होता है पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप अन्य सभी कणों पर आंतरिक बल आरोपित करता है। ओके, तो कण का जो प्रत्येक कण होगा वो परस्पर क्रिया करेगा। ओके, और उसके फलस्वरूप अन्य सभी कणों पर वो क्या करेगा, आंतरिक बल आरोपित करेगा। यह अतः किसी कण पर लगने वाला बाह्य बल, ठीक है, कौन सा बल, लगने वाला जो बल होगा किसी भी कण पर, इस कण पर अन्य सभी कणों के कारण लगने वाला आंतरिक बल तथा इस कण पर लगने वाला बल बाह्य बल, ठीक है, बाह्य बल के सदिश योग के बराबर होगा। अब इतनी बड़ी बात कही दी, अब इसका मतलब क्या है भैया, तो अभी आप देखिए, जो इसका मतलब क्या है कि कोई कण है, ठीक है, यहाँ पर किसी कण मतलब कोई कण पर लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, किसी कण पर लगने वाला जो बल होता है, हम टोटल बल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इस कण पर अन्य सभी कणों के कारण लगने वाला आंतरिक बल, यानी कि जो अन्य कण होंगे वो उसके ऊपर जो आंतरिक बल लगाएंगे तो वो, तथा इस कण पर लगने वाला जो बाह्य बल है, ठीक है, जो बाहर से जो बल लग रहा है उसके सदिश योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। माना m1 m2 m3 आदि द्रव्यमान के कणों पर बाह्य बल क्रमशः क्या है, f1 f2 f3 ऐसे सो ऑन है। हम नीचे आया करते हैं, अभी हम देख लिया करते हैं m1 द्रव्यमान के कण पर कुल बल कितना हो गया, यानी F1 कितना होगा हमारे dp1/dt। अब ये dp1/dt है, और इसके साथ साथ में आपको आगे करके लिखना है f1 प्लस f11 प्लस f12 f प्लस f13, ऐसे करके ये हमारे m1 जो द्रव्यमान के जो कण है उस पर कुल बल हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। जो m2 वाला जो हमारा द्रव्यमान कण है उसके लिए हमारा क्या होगा, तो उसके लिए हम F2 यूज़ करेंगे। F2 हमारा कितना होगा dp2/dt, और ये हमारा क्या होगा F21 F22 F23 F ऐसे सो ऑन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाया करते हैं। अब ऐसे ही m3 के लिए भी ऐसे ही रहेगा। ओके, m3 के लिए भी ऐसे चलेगा, और ऐसे करके m4 के लिए भी, m5 के लिए, ऐसे करके जितने भी द्रव्यमान कण हैं हमारे उन सभी के द्रव्यमान के लिए हमारे ऐसे करके वेग और बल चलने वाला है। ओके, इसके बाद हम F करके यहाँ पर लिखेंगे। अब हमको F निकाला था, हम क्या करेंगे, जितने भी है उन सभी को जोड़ देंगे। जैसे कि dp1/dt निकाला था हमने, dp2/dt निकाला था, dp3/dt निकाला, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, उसके बाद हम नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पर देख पाएंगे, अगर हम इन सभी को जोड़ता तो dp/dt क्या होता है, आपको पता होगा। dp/dt हमारा F होता है, और यहाँ पर 1 लग रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं F1, और dp2/dt को हम लिख सकते हैं F2, dp3/dt को लिख सकते हैं हम F3, ठीक है। तो ऐसे करके 100 हो जाएगा। अभी आपको पता होना चाहिए, आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, जो dp/dt होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी मेरे से सुन लीजिए। dp/dt होता है, उसको हम F बोलते हैं, यानी फोर्स होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो हमारा बल होता है।
और यहाँ पर हम F1 F2 F3 ऐसे करके लिख सकते हैं। प्लस इसके बाद में जो ये लिखा है इसको आप इग्नोर कीजिए टोटली। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आप देख लिया कीजिए यहाँ पर जो हमारा F टोटल होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है, F जो एक्सटर्नल लग रहा है फोर्स, ओके, F जो फोर्स हमारे एक्सटर्नल लगने में लग रहा है और F जो इंटरनल लग रहा है, ओके, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो इंटरनल फोर्स लग रहा है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते तो हमारा F टोटल आ जाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम से क्या कह सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि जो F12 हो रहा है, ओके, F12 जो बल लग रहा है उसका अपोजिट बल लगेगा, वो भी सेम परिमाण का बल यहाँ पर लगेगा। तो इसको हम माइनस से लिख सकते हैं, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिख सकते हैं इसको। F13 इज इक्वल टू माइनस F31 लिख सकते हैं। F14 इज इक्वल टू माइनस 41 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। F हमारा टोटल कैसे आ जाएगा, F एक्सटर्नल प्लस 0। अब 0 कैसे हो गया, देखिए F इंटरनल जो हमारा फोर्स लग रहा था ना, इसमें सभी कण एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाएंगे, ठीक है, उसका जो परिणाम हो जाएगा, ठीक है, वो शून्य हो जाएगा। उनका जो योगफल होगा वो शून्य होगा, क्योंकि रैंडम है, ठीक है, सब कुछ अभी रैंडमली वो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे थे। उनका अगर हम टोटल निकालें, ठीक है, सभी कणों का, तो क्या हो जाएगा, एक इंटरनल पूरा पूरा हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, ओके। और इसके बाद हम नीचे आया करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए कीजिए, यदि निकाय का बाह्य बल का परिणामी बल शून्य है तो F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। यदि निकाय का बाह्य बल है उसका परिणामी बल शून्य है, ठीक है, बाह्य बल हमको का परिणामी है वो शून्य आ रहा है, यानी कि बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो F यानी कि फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dP1/dt लिख सकते हैं, प्लस dP2/dt प्लस dP3/dt प्लस ऐसे करके सो ऑन कर सकते हैं। और ये पूरा हमारा क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, ओके। अब हम d/dt को हम इस तरह से कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमने dP/dt को हमने कॉमन ले लिया और ये P1 P2 P3 हम इसको सॉल्व ऐसे कर देंगे, इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया, ठीक है। अभी d/dt है ना, ये हमारा उधर जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हमारा हो जाएगा 0, यानी कि हम इसका पूरा का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। ये पूरा P1 प्लस P2 प्लस P3 है, ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि एक नियतांक है, ओके। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि बाह्य जो बल की अनुपस्थिति में किसी भी गतिमान कण का रेखीय जो संवेग होगा वो शून्य या नियत रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुलाकात है आपसे अगली वीडियो तक, बाय एंड टेक केयर।